हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। तो प्राकृतिक जो संसाधन है, रिसोर्स है, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसमें आज आप पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन पर चिंतन। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014। इसमें किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर चिंतन सभी देशों ने जताया, चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में किस प्रकार के प्रावधानों का प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान में प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण अधिनियम क्या कहता है। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें पहला आप टॉपिक पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन। जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन के अस्तित्व पर विकास से जुड़ी हुई एक गंभीर समस्या है, जिसका परिणाम विश्व आज हमारे सामने देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के द्वीपों का अस्तित्व आज संकटग्रस्त हो गया है। यह मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव के साथ साथ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान आदि की आवृत्ति को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण कई प्रकृतिजन्य संकट हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ओजोन परत में छेद होने के कारण इसकी सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है। कुल मिलाकर पृथ्वी के निर्मम संहार के चलते जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या विश्व के सामने उभर कर आई है। इस दिशा में दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहली बार वैश्विक स्तर पर 5 जून से 16 जून 1972 के मध्य स्टॉकहोम, स्वीडन में मानवीय पर्यावरण संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 10 से 18 मई 1982 में नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्या निर्णय लिया गया। पर्यावरण से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का आयोजन का एक घोषणा पत्र स्वीकृत किया गया। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर 3 जून से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र संघ पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। रियो डी जेनेरियो 3 जून से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक शहर है, वहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुँचे थे, जिसमें पर्यावरण और विकास को अनिवार्यतः स्वीकार करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देशों के लिए समान अधिकारों और कर्तव्यों का संरक्षण किया गया। से ये समझा। इस सम्मेलन के दौरान क्या क्या निर्णय लिए गए। इस सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सार्थक प्रयास हेतु जलवायु परिवर्तन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्फर्मेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज नामक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में जलवायु परिवर्तन को लेकर कई देशों ने एक संधि की गई, कई देशों के बीच में, और इस संधि के तहत पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प लिया गया। अब बात करते हैं यूएनओ और जलवायु परिवर्तन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में जलवायु परिवर्तन को लेकर फिर से चिंता जताई गई। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP20 यानी कि 2014 में आयोजित किया गया था। पेरू की राजधानी लीमा में 1 से 14 दिसंबर 2014 तक आयोजित किए सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या थे, इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, इसका बिंदु क्या था। 2014 में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में आयोजित किया गया, इसका प्रथम उद्देश्य था दुनिया के 194 देशों के प्रतिनिधि सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर
सरकारी संगठनों के 12,500 राजनीतिज्ञ, राजनयिक, जलवायु कार्यकर्ता एवं मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। जलवायु परिवर्तन की समस्या एवं उसके समाधान पर गंभीर चर्चा की गई। पेरू के पर्यावरण मंत्री मैनुअल पुलगर विदाल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने इसे संबोधित किया था। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण एवं वन विभाग के जो मंत्री हैं, पर्यावरण व जल संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती, इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की कटौती को राष्ट्रीय संकल्पनों के लिए आयोजित किया जाए। ठीक है, यहाँ पर अपन थोड़ा सा ऊंचा सरकाना भूल गया मैं। सम्मेलन में भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की कटौती के कारण राष्ट्रीय विकल्पों के लिए बने सहमति पत्रों पर भारत ने अपनी सहमति जताते हुए विकासशील देशों के चिंतन में उसमें भाग लिया। अमीर देशों को कठोर वित्तीय मदद की प्रतिबद्धताएं करने के लिए 2020 में हरित जलवायु कोष बढ़ाकर $100 अरब प्रति वर्ष करने का निश्चय किया गया। समझौते के अनुसार सभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने कार्बन उत्सर्जन कटौती करने के लक्ष्य को पेरिस सम्मेलन में इनको सभी को स्वीकार किया गया था। जो भी विकसित देश हैं, उन सभी विकसित देशों ने पेरिस सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर कार्बन उत्सर्जन की जो कटौती के प्रस्ताव को है, उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया था। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु सम्मेलन 2015 में फिर से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 2014 में हुआ, उसके बाद 2015 में। तो 2015 का सम्मेलन क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015। संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ UNFCCC दलों का यह 21वीं वार्षिक सत्र होने के कारण इसे COP21 के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख जो प्रावधान थे, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या थे, इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, पृथ्वी दिवस के अवसर पर यानी कि 22 अप्रैल को भारत सहित 175 देशों के प्रतिनिधि ने इस पेरिस सम्मेलन जलवायु परिवर्तन समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर किए। भारत ने इस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। भारत इस वैश्विक घटना का प्रत्यक्ष गवाह रहा। ये किसी एक दिन में विश्व के लिए इतनी बड़ी संख्या में देशों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड था। ये विश्व की पहली घटना थी जिसमें 175 देशों ने किसी एक समझौते पर एक साथ हस्ताक्षर किए थे। यह विश्व की पहली ऐसी घटना थी पूरे संसार की, पूरी दुनिया की, जो 175 देशों के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2015 पर सभी ने एक साथ एक स्वर में हस्ताक्षर किए थे। और इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी रहा था भारत, हमारा देश भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत। पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को अपने देश की संसद में इस समझौते का अनुमोदन करना होगा। जो भी जिन देशों ने पर्यावरण को लेकर इस पर अपनी सहमति जताई थी, उन सभी देशों को ये भी कहा गया था कि आप अपने देश में अपनी पार्लियामेंट में बिल यानी संशोधन ऐसा प्रस्ताव लाकर कानून बनाकर आप पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ऐसी सलाह दी गई थी। आगे जानेंगे कि भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, कैसे की गई है। भारतीय संविधान में संशोधन किए गए। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों ने अपनी संसद में समझौता अनुमोदन कराना होगा। विश्व में कम से कम 55% कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार 55 देशों और अनुमोदन करने वाले 30 देशों के भीतर यह अस्तित्व में आ जाएगा। समझौते के तहत सदस्य ने 21वीं सदी में दुनिया के तापमान में वृद्धि 2 डिग्री कम स्तर तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
पेरिस समझौता जब हुआ, पेरिस समझौते के तहत इस समझौते के तहत ये किया गया कि सभी जो विश्व के जो देश हैं, उन सभी देशों, जो 175 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, उनका उद्देश्य ये था कि पृथ्वी का जो तापमान निरंतर बढ़ रहा है, उस तापमान में निरंतर बढ़ने के कारण 2 डिग्री तापमान को कम किया जाए, ये उन्होंने अपना लक्ष्य रखा था। भारत ने जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कटौती के साथ 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने इस समझौते के तहत, जो समझौता हुआ 2015 में, इस समझौते के तहत भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। पेरिस समझौते, जो पेरिस समझौता हुआ था पेरिस में, पेरिस समझौता, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में समझौता हुआ था। पेरिस समझौता विकासशील देशों के लिए विकास की अनिवार्यता को सुनिश्चित करता है। ये समझौता ऐसा था, इस समझौते में किसी प्रकार को, किसी भी देश को इसमें ऐसे मजबूरन भी नहीं किया गया था कि वो इस प्रकार कार्बन जो रेडियो किरणें हैं उनका उपयोग ना करें, और न ही किसी देश को इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि वो पूर्णतः बंद कर दें। भारतीय प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर ट्विटर के माध्यम से अपनी टिप्पणी दी थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट करके इस बात को व्यक्त किया था पर्यावरण को लेकर। उन्होंने क्या ट्वीट किया था उस समय 2015 में? पेरिस समझौते में ना कोई विजेता है और ना ही किसी की हार हुई है, यह पर्यावरण की जीत है और इसी में हमारी जीत है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2015 में पेरिस समझौते के तहत ट्वीट किया गया उनका स्टेटमेंट था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। नरेंद्र मोदी का ट्वीट फेमस रहा था उस समय। पेरिस समझौते के तहत नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि पेरिस समझौते में किसी की न तो, पेरिस समझौते के तहत कोई भी देश न तो कोई विजेता है और न ही किसी देश की हार हुई है। यह क्या है? यह पर्यावरण को लेकर न्याय की जीत है और इसी में विश्व की जीत है, हम सभी की जीत है। ठीक है। जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस समझौते को धरती के लिए महान दिन बताया, धरती के लिए एक महान दिन बताया। उन्होंने कहा कि पेरिस में कई शताब्दियों में अनेक क्रांतियाँ देखी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पेरिस ने कई वर्षों से, कई शताब्दियों से अनेक क्रांतियाँ देखी है, लेकिन आज फ्रांस में जो हुआ है वो विश्व के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे शांति के लिए, पृथ्वी के लिए क्रांति हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने कहा कि ये कदम न केवल पर्यावरण को बचाएगा बल्कि गरीबी का अंत करेगा और विकास को बढ़ावा देगा। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक समझौता नहीं है, ये 7 अरब लोगों के जीवन का एक नया अध्याय है। भारत के जो उस समय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये कहा था कि ये पेरिस समझौता क्या है? ये पेरिस समझौता एक समझौता नहीं है बल्कि क्या है, ये पूरी मानव जाति के लिए एक नया अध्याय है। ये 7 अरब लोगों के लिए एक नया अध्याय है, उनके जीवन के लिए एक अध्याय है। गांधी जी कहा करते थे कि हमें यह धरती अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको बचाकर रखना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 25 दिसंबर 2006 के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत में पेरिस समझौते की सभी शर्तों को 2 अक्टूबर 2016 से लागू कर दिया जाएगा। इसके अनुसार 2 अक्टूबर 2016 को भारत में इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए हेतु ये प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 25 दिसंबर 2016 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी। 25 दिसंबर 2016 को उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस समझौते की सभी शर्तों को 2 अक्टूबर 2016 से लागू करने का आह्वान किया था और सभी उनको लागू कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2016 को। अब बात करते हैं भारतीय संविधान और पर्यावरण संरक्षण। भारतीय संविधान और पर्यावरण संरक्षण हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल एक समृद्ध संस्कृति रही है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए इसे सरकार और नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्यों के साथ जोड़ा गया है। संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित करते हुए इसमें एक संवैधानिक संशोधन किया गया। भाग 4 नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें यह कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए पर्यावरण को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। राज्य के कर्तव्य अनुच्छेद 48, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि राज्य पर्यावरण सुधार संरक्षण करेगा, पर्यावरण को बढ़ावा देगा, पर्यावरण को संरक्षण की व्यवस्था करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इसी तरह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण के लिए प्रति जिम्मेदारी बताई गई है, जिसमें वन्य जीव, झील, नदियाँ, इन सभी का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। हमारे नीति निर्देशक जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, उसमें भी कहा गया है प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह क्या करे, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें झील, नदियाँ, वन्य जीव, प्राणी, ये सभी शामिल हैं, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जिसमें उसका जीवन, स्वास्थ्य और शारीरिक हानि होती हो। अनुच्छेद 21 ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि उसे शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण में जीने का अधिकार है। और यही क्या है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए संविधान में किए गए प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252, 253 में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये कुछ कानूनों का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान में न केवल सिर्फ पर्यावरण को बचाने की अवधारणा निहित है बल्कि पर्यावरण असंतुलित होने वाले दुष्प्रभावों की रक्षा करने के लिए भी ध्यान में रखा गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की जो राष्ट्रीय पंचायत है, जिसको आप संसद कहते हैं, इस संसद ने कई अधिनियम पारित किए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम को कब लागू किया गया? इस अधिनियम को 23 मई 1946 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस अधिनियम में पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के कई मापदंड फिक्स किए गए और पर्यावरण को दूषित करने, वनों की कटाई करने या किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मापदंडों का निरंतर उल्लंघन करने पर ये जो सज़ा है ये बढ़ाई भी जा सकती है। 5,000 का जुर्माना और 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर व्यक्ति एक बार ये उल्लंघन करता तो इस पर यह है, और 2 बार उल्लंघन करने पर आजीवन कारावास के प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो ये सारी बातें हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आज आपने इस वीडियो में पर्यावरण संरक्षण के बारे में कुछ पढ़ा, तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले जो अधिनियम बनाए गए उन अधिनियमों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।